हेलो स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री कैफे में जो हमारा टॉपिक है चैप्टर सॉल्यूशन से है। ठीक है, चैप्टर सॉल्यूशन में क्वेश्चन एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन। तो चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस ऑन मॉलिक्यूलर लेवल। मीन्स कि उसमें कंपोनेंट जो सॉल्यूशन होगा वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर होगा। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन, कि ऐसा नहीं कि कहीं कम कहीं ज़्यादा लेकिन कैसा होगा? होमोजीनियस का मतलब है कि आप हर पार्ट का जो कंपोजिशन है, जो रेशियो ऑफ द सब्सटेंस मास है, वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। तो दिस इज़ अबाउट व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को हम देखें तो इट इज़ मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो जो कंपोनेंट सॉल्यूशन का, वो कंपोनेंट जो कि स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूट कहलाएगा, और जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन का, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट ब्रीफली। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस? देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने लिखा है कि कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, 9 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। और ये किस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया जो लेस अमाउंट में होता है, स्मॉल क्वांटिटी में होता है, वो सॉल्यूट होता है, और जो लार्ज क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि जो फिज़िकल स्टेट्स हैं वो सॉल्यूट की अगर हम देखते हैं, सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड जो है वो अब किस में डिज़ोल्व होगा? किसी ना किसी सॉल्वेंट में वो मिक्स होगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। तो सॉलिड का गैस में, ठीक है, सॉलिड का लिक्विड में होमोजीनियस मिक्सचर, सॉलिड का सॉलिड में होमोजीनियस मिक्सचर। तो कितने टाइप्स हो गए? 3 टाइप्स ये हो गए। ठीक है, इसी तरीके से लिक्विड का सॉलिड में, लिक्विड का गैस में होमोजीनियस मिक्सचर, लिक्विड का लिक्विड में होमोजीनियस मिक्सचर, लिक्विड का सॉलिड में होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये भी कितने टाइप हो गए? 3 टाइप्स हो गए। इसी तरीके से गैस का गैस में होमोजीनियस मिक्सचर, गैस का लिक्विड में होमोजीनियस मिक्सचर, गैस का सॉलिड में होमोजीनियस मिक्सचर। अगेन ये 3 टाइप्स के हो गए। तो ये टोटल कितने टाइप्स के सॉल्यूशंस हो गए? 9 टाइप के होमोजीनियस सॉल्यूशंस हो गए, डिपेंड बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ मैंने एक टेबल बनाई हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम फिज़िकल स्टेट्स के बेस पर देखें तो हमारे कितने टाइप के सॉल्यूशंस हो गए। जो हमारी ये जो 9 कैटेगरीज थी उसको भी अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो गैसेस सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट क्या है? गैस है। लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। और सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड है। ठीक है, तो अब जो मैंने आपको पहले बताया था उसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। गैस का, गैस में होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है एयर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। हाउ मैनी गैसेस? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड इनर्ट गैसेस एंड सम पॉल्यूटेंट्स। तो ये इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। गैस का लिक्विड में जो मिक्सचर है, आपने देखा है कि मछली जल की रानी है, बिकॉज जीवन उसका पानी है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है उसमें डिज़ोल्व रहती है। तो गैस का, ऑक्सीजन इज़ अ गैस डिज़ोल्व इन वाटर। फिर गैस का सॉलिड में तो हाइड्रोजन इन पैलेडियम। जब हम केमिस्ट्री में जब हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में रिएक्शन होती है विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या हो सकता है? पैलेडियम हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है। तो जो पैलेडियम और प्लैटिनम के ऊपर हाइड्रोजन जो होती है वो एब्जॉर्ब रहती है। तो ये हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, ये क्या होगा? गैस का सॉलिड में होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अब लिक्विड को गैस में अगर डिज़ोल्व करते हैं तो एग्जाम्पल हो गया मॉइस्चर। हवा में जो मॉइस्चर होता है वो आपका क्या कहलाएगा? लिक्विड का गैस में सॉल्यूशन हुआ। लिक्विड को लिक्विड में मिला दें तो अल्कोहल इन वाटर, एग्जाम्पल हो गया। लिक्विड को सॉलिड में मिला दें तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ठीक है, तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कैसे हो गए आप समझ सकते हैं, जैसे कि अब हम क्या ले रहे हैं? लिक्विड को सॉलिड, लिक्विड को हम सॉलिड में मिला रहे हैं। तो जैसे आपका वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 10H2, ठीक है, तो सॉलिड है ये Na2CO3,
और वाटर क्या होता है, लिक्विड है। तो सॉलिड को लिक्विड में अगर हम देते हैं, देखें तो ये क्या हो गया, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स जो हो गए वो आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड सॉल्यूट है और सॉलिड सॉल्वेंट है। दूसरा एग्जाम्पल हो गया जैसे जिंक एमलगम। जिंक एमलगम, एमलगम मतलब कोई भी एलॉय या मिक्स्ड मेटल। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल। तो जिंक एलॉय है ये। जिंक को अगर हम मरकरी के साथ होमोजीनियस मिक्सचर बना लें तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा और ये क्या कहलाएगा, जिंक एलॉय कहलाएगा। तो मरकरी आपको पता है लिक्विड स्टेज में होती है, ठीक है, और जिंक क्या होती है, वो सॉलिड स्टेट में होती है। तो मरकरी यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी अगर हम ले लें, मरकरी सॉल्यूट हो गया और जिंक क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो मरकरी जिंक एमलगम जो हो गया वो एग्जांपल हो गया लिक्विड का सॉलिड में सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से सॉलिड का गैस में सॉल्यूशन, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तो कैम्फर सॉलिड है और नाइट्रोजन गैस है, तो कैम्फर इन नाइट्रोजन एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन, तो शुगर इन वाटर सबसे सिंपल जो हम बचपन से समझते आ रहे हैं। ऐसे ही सॉलिड को सॉलिड में अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर बनाएं तो एलॉयज बन जाते हैं। स्टेनलेस स्टील जिसमें क्या होती है कि आयरन, स्टील मतलब आयरन, आयरन में कुछ और हम मिक्स कर दें तो जैसे हम कार्बन मिक्स कर दें तो ये स्टेनलेस स्टील बन जाती है। तो ये एग्जांपल हो गया आपका सॉलिड सॉल्यूशन का। तो ये था। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज गैस। तो ये एग्जांपल में से ही आप समझ सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन बताना है। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा, मतलब जो चीज़ एक्सेस में होगी उसकी फिजिकल स्टेट उस सॉल्यूशन को डिफाइन करेगी। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट जो है वो या लार्ज अमाउंट में जो प्रेजेंट है वो सॉलिड है, और इन विच सॉल्यूट इज़ गैस, यानी कि गैस जो है वो सॉल्यूट है और सॉलिड जो है वो, तो गैस आपकी हो गई हाइड्रोजन गैस और ओवर पैलेडियम, हाइड्रोजन गैस और पैलेडियम का, हाइड्रोजन इन पैलेडियम इज़ अ एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका मोल फ्रैक्शन। डिफाइन मोल फ्रैक्शन, आपको बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। मोल फ्रैक्शन, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ अ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैलिटी हो गई, मोलैरिटी हो गई, है ना। इसी तरीके से नॉर्मेलिटी हो गई, पार्ट्स पर मिलियन हो गया। तो ये हम वन बाय वन देखेंगे। पहले आपको मोल फ्रैक्शन या ये सब समझने से पहले हम फटाफट रिव्यू कर लेते हैं मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके क्या होते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो इससे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपको पता है मैथ्स में आप पढ़ते हैं, फ्रैक्शन जो होते हैं वो पार्ट्स ऑफ अ होल थिंग, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल दे दिए मैंने आपको, पार्ट्स ऑफ होल थिंग। तो क्या मोल फ्रैक्शन मतलब पार्ट्स ऑफ अ मोल, ठीक है, वो फ्रैक्शन ऑफ मोल हो गया। तो कौन से मोल्स का, तो अगर हम आपको मैंने अभी बताया था सॉल्यूशन में दो चीज़ें हैं, सॉल्यूशन, एक हो गया सॉल्यूट और एक हो गया सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन में जो टोटल मोल्स होंगे, सॉल्यूट के मोल्स और सॉल्वेंट के मोल्स NB + Na टोटल हो गए NB + Na हो गए। तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड की अगर हम इसे कहते हैं काई, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड की अगर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की अगर हम बात करें तो क्या हो गया, फ्रैक्शन किसका है, मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मैं क्या बोल रही हूँ, सॉल्यूशन बोल रही हूँ, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि अगर सॉल्यूट को हम B से डिनोट करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, A is a solvent, this is the mole fraction of सॉल्यूट। अगर इसकी जगह पे हम सॉल्वेंट को अगर हम A से डिनोट करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, काई A
बिल्कुल सही बताया आपने, Na अपॉन Nb प्लस Na, यानी टोटल मोल्स तो यही रहेंगे, सेम रहेंगे, तो ये हो जाएगा। एक चीज़ और, अगर हम कहते हैं कि ये एक सर्कल है, इसमें ये मैंने आपके इसमें किए, मैंने इसके 1 2 3 4 5 6 पार्ट किए हैं। तो अगर मैं एक पार्ट की बात करूँ, ये सारे पार्ट्स हम एज्यूम कर लेते हैं कि इक्वल हैं, तो 1/6 इज़ द फ्रैक्शन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ये लूँ और इसमें दो में से एक पार्ट जो हो गया हाफ हो गया, तो दोनों पार्ट मिलाकर क्या हो जाएंगे, 1 माइनस होल में से हाफ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा, तो रिमेनिंग पार्ट भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो मैंने अभी आपको ये बताया, एक पिज़्ज़ा समझ लो, एक सर्कल समझ लो, जो समझना चाहो वो समझ लो। तो ऐसे हमने लिया यहाँ पर, कहाँ गया पेन, यहाँ देखिए 1/6 है। अगर इस ये जो डार्क पोर्शन है, डार्क फ्रैक्शन है, ये 1/6 है, तो अगर मैं ये कहता हूँ ये सॉल्यूट है, इसे डिनोट कर रहे हैं हम सॉल्यूट से, और ये पूरा जो हो गया वो क्या है, सॉल्वेंट है। सपोज इसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो जो सॉल्यूट के मोल्स हो गए, मोल फ्रैक्शन हो गया XB इक्वल टू 1/6, तो XA क्या हो गया, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एज पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, एक तो ये भी हो सकता है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपने मोल्स, सॉल्यूट के मोल्स निकाल लिए हैं, टोटल मोल्स कितने हैं, चूँकि ये फ्रैक्शन में है तो टोटल मोल्स क्या होंगे, 1 हो गया, तो 1 माइनस मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, तो 1 में से माइनस कर सकते हैं। या अगर हम इसको अल्टरनेटिवली देखें, तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में बहुत सारे 2 कंपोनेंट हैं, और अगर हम उसको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कह रहे हैं, XB प्लस XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 1, तो XB क्या हो जाएगा, 1 माइनस XA हो जाएगा, वो X मतलब काई A। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगर 3 कंपोनेंट्स हैं तो काई A प्लस काई B प्लस काई C क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर एक कंपोनेंट B का निकालना तो 1 माइनस काई A प्लस काई C को हम जोड़ के माइनस कर देंगे 1 में से। तो फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रैक्शन के तरीके से आप समझिए। चूँकि हम केमिस्ट्री में हैं, केमिस्ट्री में कोई भी सब्सटेंस लेंगे हम, तो उसमें जितने कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम मास से ना देख के मोल्स से देखेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल कंपोनेंट हो गया उसका मोल, और टोटल कंपोनेंट हो गया होल, मतलब होल थिंग जो हो गई वो टोटल मोल्स हो गए। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, सॉल्यूट के Na और सॉल्वेंट के Nb, यहाँ पे जैसा दिया है आप जो कुछ भी मान सकते हो। तो काई A इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, काई B इज इक्वल टू Nb प्लस Na। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर हम देखेंगे, कई बार क्या होता है कि अब समझ लीजिए सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ये है, आपने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, उसमें थोड़ा सा पानी लिया और उसमें थोड़ा सा आपने सॉल्ट डिज़ोल्व कर दिया। ठीक है, एक तो ये है। अब दूसरी टेस्ट ट्यूब आपने ले ली और उसमें ज़्यादा पानी ले लिया और थोड़ा सा उसमें उतना ही अमाउंट डिज़ोल्व कर दिया, तो ये सॉल्यूशन क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, और ये क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो इसमें एक्सेस अमाउंट में है। तो अब अगर ये सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाए, तो जो उसमें सॉल्यूट है, जैसे मान लो बहुत बड़ा समंदर है, उसमें आप ज़रा सी चीनी घोल दें 1 चम्मच, तो वो जो चीनी की जो कॉन्सेंट्रेशन है, चीनी का जो फ्रैक्शन है, वो वाटर के फ्रैक्शन की तुलना में बहुत 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 कम होता है। तो यहाँ पर जो टोटल मोल्स हो जाएंगे, मतलब टोटल मोल्स अगर हम देखें, NB जो है वो अगर ये स्मॉल क्वांटिटी है, और Na जो है वो बिगर क्वांटिटी है, मतलब जो सब्सटेंस बहुत ज़्यादा है, डाइल्यूट सॉल्वेंट के मोल्स हैं,
तो Na जो हैं वो सॉल्वेंट के जो मोल्स हैं वो क्या हो जाएंगे आपके, बहुत 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 ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब उसके Na की तुलना में Nb जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, और उस केस में हम Na प्लस Nb जब जोड़ेंगे तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि टोटल भी ऑलमोस्ट उस अमाउंट के बराबर होगा जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखोगे और आपके न्यूमेरिकल में ये कॉन्सेप्ट यूज़ भी होगा। तो सॉल्वेंट Nb हो गया, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो गया। यहाँ पर B से हम सॉल्वेंट को डिनोट कर रहे हैं और A से हम सॉल्यूट को डिनोट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी की बात, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मोलैलिटी के केस में आपको जो ध्यान रखना है वो है क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि मोलैलिटी में जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें आप किसको कंसीडर कर रहे हैं, सॉल्यूट के मोल्स 1 kg, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। एक तो हम यहाँ मास ले रहे हैं और वो भी किसका ले रहे हैं, सॉल्वेंट का, और किस में ले रहे हैं, kg में। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n सॉल्यूट अपॉन मास सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यहाँ पे ध्यान से आप जूम करके देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, n जो निकालते हैं वो मास अपॉन मोलर मास करके निकालते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो W सॉल्यूट अपॉन M सॉल्यूट क्या हो गया, N हो गया। किस में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट के मोल्स में। सॉल्वेंट अगर हमने किलोग्राम में लिया है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, लेकिन अगर ग्राम में है, क्योंकि हम बहुत सारी इक्वेशन बीकर में, टेस्ट ट्यूब में, इग्निशन ट्यूब में ऐसे करते हैं तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी यूज़ होती है, तो वो ग्राम्स में ही होती है। तो ग्राम्स को हम फिर किस में बदलेंगे, 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में बदलेंगे और 1000 फिर ऊपर चला जाएगा। तो पूरा फार्मूला जो होगा वो आपका, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, ये मोलैलिटी का फॉर्मूला। अब मोलैरिटी की बात करें, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट ना होके क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन करें तो नीचे वाले डिनोमिनेटर को आप 1 कर दीजिए। देखो ध्यान से सुनेंगे, अगर आपसे पूछेगा डिफाइन मोलैरिटी तो आप क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी आपने नीचे वाले को क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, तो m किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो गया। किस में प्रेजेंट है, वो 1 लीटर में। इसी तरीके से मोलैलिटी की अगर बात करें तो डिफाइन मोलैलिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो जो डिनोमिनेटर है उसको आप यूनिट कर दीजिए, तो आपकी डेफिनेशन फार्मूले से ही बन जाएगी। तो यहाँ आप देखें, यहाँ पे मोलैरिटी का फार्मूला लिखा है हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ये आपको, इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। देखिए, मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं, मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं। मोलैलिटी सॉल्वेंट के मास पर डिपेंड करती है, ठीक है, और मोलैरिटी सॉल्यूशन के वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम लिया है, यहाँ पे मास लिया है। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल्स हम कैसे निकालेंगे, W अपॉन W हो गया मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V सॉल्यूशन। इफ़ इट इज़ इन ml तो इसे हम क्या करेंगे, लीटर में बदलेंगे, और लीटर में बदलेंगे तो नीचे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1000 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो ml था वहाँ पे 1000 ऊपर चला गया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर नीचे मैंने लिखा हुआ है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर मास परसेंटेज, मास परसेंटेज क्या हो गया, मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट, तो 100 में कितना प्रेजेंट है। तो अगर हम कहें टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये हमने नीचे लिया हुआ है, तो मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, कंपोनेंट में जब भी कंपोनेंट बोलें तो आप सॉल्यूट या सॉल्वेंट समझ लीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूट, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब कि आप जैसे परसेंटेज निकालते हैं, मार्क्स निकालते हैं, मान लीजिए केमिस्ट्री में आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं 100 में से, सॉरी आपके आ रहे हैं 35 मार्क्स आ रहे हैं 70 में से, ठीक है। तो 100 में से कितने आए, तो जितने मार्क्स आए वो डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो ऐसे जितना मास है कंपोनेंट का वो डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर हम परसेंट निकाल रहे हैं तो उसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट ये निकल कर आती है। इसी तरीके से अगर हम एक चीज़ और होती है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, तो कितने पार्ट्स पर मिलियन प्रेजेंट हैं। तो अब 100 ना हो के कितना पर मिलियन, मिलियन मतलब 10⁶, 10 लाख, ठीक है। तो मास ऑफ कंपोनेंट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय, अब पार्ट्स पर मिलियन है तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ होगा। अगर हम कहें मास परसेंट तो 10⁻² होगा, यानी 100 होगा। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन 4। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज इन लैब इज 68% HNO3 बाई मास, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, अगर आपका नाइट्रिक एसिड है इसमें, तो अगर नाइट्रिक एसिड है तो उसमें क्या मिक्स है, वाटर भी मिक्स है। तो 68% अगर नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, तो 100 में से 68 माइनस कीजिए तो कितना बचेगा, 32% क्या होगा, वाटर होगा। यानी कि अब ये क्या होगा, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। HNO3 और H2O का सॉल्यूशन हो गया। तो what should be the molarity of such a sample of the acid if density of the solution is this 1.504, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मोलारिटी का फॉर्मूला पता है। मोलारिटी होती है आपकी m क्या होगी, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम मिलीलीटर में मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो अगर हम 68% देखें तो W हो गया हमारा 68, W हो गया आपका 68, ठीक है, मोलारिटी निकालने के लिए। M कितना हो गया इसका, मोलर मास, तो मोलर मास HNO3 का निकाला है 1H का 14, N का O3 का 16, तो ये आ गया 63, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने नीचे दिया हुआ है, आप जूम करके देख सकते हैं। डिवाइडेड बाय 63, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन V वॉल्यूम, ठीक है। अगर V हम किस में ले रहे हैं, मिलीलीटर में। तो अभी हमें वॉल्यूम नहीं पता है, तो वॉल्यूम पता करने के लिए आपको दी गई है यहाँ पर डेंसिटी। क्या दी गई है यहाँ पर, डेंसिटी। तो डेंसिटी जो होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो गया, मास अपॉन डेंसिटी हो गई। वॉल्यूम क्या हो गया, मास अपॉन डेंसिटी हो गई। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये वाला जो फार्मूला जैसे मैं ब्लॉक में बंद कर रही हूँ, इसमें हम वॉल्यूम की जगह पर डेंसिटी को फिक्स करेंगे। तो फिर से मैं लिख रही हूँ, ध्यान देंगे, M इज़ इक्वल टू W हो गया मास ऑफ द सॉल्यूट, ये हो गया मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, और V की जगह पर हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ द सॉल्यूट। मास वो ये वाला सेम, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया आपका मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी D हो गई, ठीक है। और चूंकि ये ग्राम पर मिलीलीटर में मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। तो यहाँ आप समझ लीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। डेंसिटी हो गई मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें फॉर्मूले में पुट करना है, चूँकि हमारा मोलारिटी का फार्मूला क्या होगा, W अपॉन M। M इज़ मोलर मास, W इज़ द मास, और ये हो गया वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है।
तो मोलैरिटी क्या हो गई, W अपॉन मोलर मास कितना हो गया, W था आपका W हमने मास परसेंटेज से निकाला 68, ठीक है, और M कितना निकाला हमने कैलकुलेट करके 63। वॉल्यूम की जगह पर हम क्या लिखेंगे, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। अब वॉल्यूम किसका ले रहे हैं हम, सॉल्यूशन का, किसका ले रहे हैं वॉल्यूम हम, सॉल्यूशन का। तो मास भी किसका लगेगा, सॉल्यूशन का, और डेंसिटी भी सॉल्यूशन की लगेगी। तो मास हो गया आपका सॉल्यूशन का, क्या हो गया मास 100, क्योंकि 68% है, 68% HNO3 है, तो उसमें 32% क्या हो गया, 100 में से माइनस किया तो वाटर हो गया। तो टोटल कितना हो गया 100, सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया। तो क्या हो गया 100 अपॉन डेंसिटी दी गिवन है 1.504, तो ये आ गई आपकी 66.49। तो यहाँ पर वॉल्यूम आप क्या लगाएंगे 66.49, नीचे देखिए ये 68 अपॉन 63 मोल्स हो गए, 66.49 हमने डेंसिटी से निकाला है, और इस तरीके से आपकी मोलैरिटी कितनी निकल के आएगी 16.24। तो आज के लिए बस इतना ही। आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और एनसीईआरटी के और क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।